अस्सलामुअलैकुम, अ वेरी गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग स्पॉट के साथ मैं हूँ अफशीन कुरैशी और मैं हूँ आपका मेज़बान बिलाल खान। और सुबह सवेरे बहुत सारी खबरों के साथ आते हैं, बहुत सारी अच्छी बातों के साथ आते हैं। और जब आगाज़ करते हैं तो बड़ी खुशगवार बातों के साथ करते हैं ना। कहीं पर सेहत बहुत ज़रूरी होती है, और सेहत के बारे में मैं आपको बताऊँ कि इतनी ज़्यादा ज़रूरी है, जो आजकल मुझे फ़ील हो रहा है कि सेहत से बड़ी कोई नेमत नहीं। क्यों अफशीन? बिल्कुल मैं समझ सकती हूँ बिलाल। इस वक्त यही है कि मौसम भी बदल रहा है और इसके साथ साथ आप सब लोगों ने ख्याल रखना है अपना, और मुस्कुराते हुए अपने दिल का आगाज़ करना है। और हमारे साथ अगले 2 घंटे के लिए आप लोगों हमारे अच्छे अच्छे सेगमेंट्स हम दिखाएंगे आपको, उसके साथ आपने जुड़ जाना है। और अच्छी बात से हम अगर स्टार्ट करें अपने सेगमेंट का, तो सबसे अच्छी बात यह है बिलाल के ज़िंदगी में हर इंसान को कभी ना कभी हौसले की ज़रूरत पड़ती है। वाह, आप जो है ना अब सही बात है, आप बिल्कुल अपने ओन पे चल रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है कि नहीं यार, यहाँ पर मुझे ये कमी फील हो रही है, अब मुझे हौसले की ज़रूरत है। और हमारी छोटी छोटी बातें, कुछ अल्फाज, कुछ रवैया दूसरों के एतमाद और हिम्मत को बढ़ा सकते हैं। क्या बहुत ही प्यारी बात है। बच्चा पैदा करने के लिए कुछ चिड़िया को घोंसले की ज़रूरत पड़ती है, और उड़ने के लिए उस बच्चे को हौसले की ज़रूरत पड़ती है। ये एक बड़ी एक मिसल है जो हम देखते हैं कि परों से उड़ान नहीं भरी जाती, हौसलों से उड़ान भरी जाती है। अपनी बातों से दूसरों को हौसला देना न सिर्फ उनकी मुश्किलात कम करता है, बल्कि आप ज़रा कनेक्ट कीजिएगा, हमारे रिश्तों को भी मजबूत बनाता है। जब हम पॉजिटिव लफ्ज़ यूज़ करते हैं, बोलते हैं, तारीफ करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, दूसरों की कोशिशों को सराहते हैं, मतलब हाउ डज इट फील? आपको तो अच्छा लगता ही लगता है, जिसको सुनने को मिल रहा होता है, जो बोल रहा होता है, वो भी एक ऐसा माहौल पैदा करता है जहां पर हर फर्द अपनी जो क्वालिटीज है ना, उसके मुताबिक बेहतरीन कारकर्दगी दिखा सके। एग्जैक्टली। और कभी हमें ऐसा भी लगता है कि कुछ लोगों को बस एक छोटे से लफ्ज की जरूरत होती है जो उनकी हिम्मत बढ़ा देते हैं। कहते हैं ना कि यू जस्ट मेड माई डे। आप वो छोटी सी बात आप किसी को ऐसा कह दें कि वो फिर पूरे दिन ना खुश खुश फिरेगा। वो कहेगा कि यार बस तुमने ये बात मुझे कही, एंड उसके बाद से बस मेरा मोराल देखो कितना हाई है। तो हर चीज़ हमें याद दिलाती है कि हमारी छोटी बातें, यहाँ तक कि एक मुस्कुराहट या हौसला अफजा लफ्ज़ किसी के एतमाद को बढ़ा सकता है। इसलिए ज़रूरी है कि हम अपनी बातों में मोहब्बत, एहतराम और हौसला अफजाई को शामिल करें, ताकि हम ना सिर्फ दूसरों की ज़िंदगी में रोशनी डालें और उनके काम आ सकें, बल्कि खुद भी अपने अंदर एक मुस्बत एनर्जी पैदा करें। वेरी गुड। और यही बात हमेशा हम फील करते हैं कि जब भी आप किसी कमरे में, किसी महफिल में एंटर होते हैं ना, तो आपके बहुत सारे दुश्मन होते हैं और बहुत सारे दोस्त होते हैं, लेकिन अगर आप मुस्कुरा कर देखते चले जाते हैं तो सारे आपके लिए गर्विदा हो जाते हैं कि यार जब ये आता है तो ये सबको मुस्कुरा कर देखता है, सबको सलाम करता है। सलाम अगर बहुत दूर है, सलाम नहीं भी पहुंच सकता आपका, तो आप मुस्कुरा कर एक आंखों के अंदर जो बात करते हैं ना, वो भी आपको दूसरे शख्स को हौसला देती है। किसी के दिल में बुग़्ज़ भी होगा ना आपके लिए, जब आप उसको उस तरह से मुस्कुरा के सलाम कहेंगे ना, वो भी एकदम के लिए शौक में चला जाएगा कि हाँ यार, ये मुझसे इतने अच्छी तरीके से मिला है तो व्हाई नॉट मैं भी इसे बहुत अच्छी तरीके से मिलूं। तो यही सब अच्छी बातें हम आपको बताते हैं, ताकि आपका आगाज़ जो है अच्छा गुड मॉर्निंग के साथ हो, और हमारा भी अच्छा आगाज़ हो जाता है इन अच्छी बातों के साथ। लेकिन अब हम चलेंगे कुछ अपनी नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ की अपडेट्स पर, और जानते हैं कि रात भर से क्या खबरें चल रही हैं। तो सबसे पहले जो टॉप स्टोरी है वो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुतालिक है, जिन्होंने तुर्की के वज़ीर तवानाई और कुदरती वसाइल से मुलाकात की है, जिसमें इसहाक डार, अली परवेज़ मलिक, अवैस लाहारी और तारिक फातमी शरीक हुए हैं। और मुलाकात में दोनों जो तुर्की और यहाँ के थे रहनुमा, वो दो तरफा उन्होंने बायलैटरल रिलेशंस पर और ट्रेड पर बात की। तवानाई के शोबे में ताउन के मजीद वसअत देने पर तबादला ख्याल किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ताल्लुकात की मुस्बत रफ्तार पर इत्मीनान का इजहार करते हुए तवानाई, पेट्रोलियम और मादनियात के शोबों में ताउन की अहमियत पर जोर दिया। अच्छा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट मौका है कि जब तुर्की और पाकिस्तान की एक और मुलाकात हो रही है। इससे पहले जो मुलाकात थी उसके अंदर हमने देखा था कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में सालिसी का किरदार अदा किया था तुर्किया ने। अब ये मैं बता दूं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने और क्या कहा। उन्होंने तुर्क कंपनीज को पाकिस्तान की तवानाई मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट करने की दावत दी है। हम जो कह रहे थे ना कि इन्वेस्टमेंट आ रही है पाकिस्तान के अंदर, खासतौर पर एनर्जी सेक्टर के अंदर। तो एक तो सऊदीया है, दूसरी तरफ आपने देखा होगा कि 3 तलवार पे 2 तलवार पे, कराची में भी, इस्लामाबाद में भी, और मुख्तलिफ शहरों के अंदर जो दुबई के शेख हैं उनके बड़े बड़े पोस्टर्स लगे हुए हैं। दुबई के जो शेख हैं नहयान, उनकी जो है वो आमद है बहुत जल्द, और ये कुछ सरप्राइजिंगली रखा गया कि वो आएंगे या कोई इन्वेस्टमेंट आएगी या कुछ होगा। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि अमराती बहुत बड़े बड़े जो परफ्यूम के ब्रांड्स हैं जो पाकिस्तान में नहीं हुआ करते थे, वो अब कराची के अंदर, इस्लामाबाद के अंदर, मुख्तलिफ मॉल्स के अंदर उनके जो आउटलेट्स हैं वो खोल दिए गए हैं। तो इससे ऐसा लग रहा है कि इंटरनेशनली जो दुनिया की नजरें हैं ना, वो पाकिस्तान के ऊपर है इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अब देखना ये है कि ये हुकूमत कितनी इन्वेस्टमेंट ला सकती है अगले 5 सालों के लिए। आगे बढ़ेंगे और बात करते हैं
कुछ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब के हवाले से तुर्की के वजीर तवानाई ने GHQ में मुलाकात की उनसे, और जिसमें बाहमी दिलचस्पी के उमूर और तवानाई के शोबे में भी ताउन पर तफसीली तबादला ख्याल हुआ। मतलब उनकी एक मुलाकात तो एनर्जी सेक्टर पे हुई है, लेकिन मिलिटरीली भी वो मुलाकात हुई है, यानी कि जो हमारे पॉलिटिकल लीडरशिप है उनसे मुलाकात के बाद फिर जो हमारे आर्मी चीफ हैं उनसे मुलाकात हुई है, फील्ड मार्शल से। मुलाकात में पाकिस्तान तुर्किया के दरमियान तवानाई के शोबे में ताउन को वसअत देने पर इत्तेफाक किया है और दो तरफा ताल्लुकात मजबूत बनाने और स्ट्रेटेजिक शराकत दारी को आगे बढ़ाने पर गुफ्तगू हुई है। ISPR के मुताबिक दोनों ममालिक ने खिते के अमन इस्तेहकाम के लिए मुश्तरका काविशें जारी रखने के अज़म का इयादा किया और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने पाकिस्तान तुर्किया के बरादराना ताल्लुकात को तारीखी, देरीना और गहरे रवाबित पर मबनी करार देते हुए तुर्किया के पाकिस्तान के लिए मुस्तकिल हिमायत पर शुक्रिया अदा किया। ये एक बहुत बड़ी बात होती है कि आपके जो ताल्लुकात हों हमेशा के लिए अस्तवार हो। जैसे हमारे तुर्की के साथ ऐसा कभी भी रिश्ता नहीं रहा है कि जिसमें कोई रिफ्ट हो। ईरान से भी कभी ऐसा हो गया था, लेकिन अब ईरान से भी ताल्लुकात अस्तवार हो गए। लेकिन तुर्की एक ऐसा हमारा बरादर मुल्क है, उससे हमेशा हमारे लिए ये जो देरीना मुस्तकिल हिमायत होती है ना, उस पर शुक्रिया अदा किया। बिल्कुल ऐसा ही है। और तुर्किया के जो वजीर तवानाई है उन्होंने तवानाई के शोबे में ताउन को बढ़ाने की ख्वाहिश भी जाहिर की है कि हम इन्वेस्टमेंट लेकर आएंगे पाकिस्तान, और पाकिस्तान के खित्ते के अंदर जो पीस टेरिटरी है, जो पीस और इस्तेहकाम है, उसके लिए कोशिशें जो है वो जारी रखी हुई हैं। बट एक चीज़ ये है कि अब जो पड़ोसी ममालिक है ना, उनकी तरफ से भी मुस्तहकम होना हमें बहुत ज़रूरी है। तो हमारी पॉलिसी तो वाज़ेह हो चुकी है, लेकिन जो दूसरे ममालिक हैं वो बेसिकली हमें अच्छी निगाह से देख रहे हैं। इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से जब हम बात करते हैं ना GDP की, जब हम बात करते हैं अपने बजट की, तो कुछ चीज़ें बेहतर से बेहतर होती चली जाएंगी। एक चीज़ और काबिल गौर है, हर हमारे जितने भी टूर्स होते हैं इंटरनेशनल, तो उसमें हम देखते हैं कि वजीर आजम के साथ साथ पूरी डेलीगेशन तो होती है, लेकिन मिलिटरीली जो पावर होती है वो भी एक प्लेटफॉर्म पर नजर आ रही है। आसिम मुनीर साहब देखें ना, हर दौरे के अंदर शामिल है। ऐसा ही है, दोनों बिल्कुल मिलकर साथ साथ चल रहे हैं, और इससे ये कि हमारे मुल्क मज़ीद मजबूत और मुस्तहकम हो रहा है। हमारी सिफारतकारी भी ज़्यादा अच्छी हो गई पहले से, और जो है हमारे ओवरऑल जो इमेज है हमारे मुल्क का वो भी अच्छा हुआ है। तो पंजाब हुकूमत के अगर इक़दामात की बात की जाए तो एक और फोर्स बनाने का वहाँ फ़ैसला किया है। गैर कानूनी माइनिंग रोकने के लिए माइंस एंड मिनरल्स फोर्स कायम की जाएगी। पंजाब में गैर कानूनी माइनिंग रोकने के लिए माइंस एंड मिनरल्स फोरम कायम करने के कानून भी तैयार कर लिया गया है, और पंजाब असम्बली की कायमा कमेटी ने माइंस एंड मिनरल्स बिल 2025 की मंजूरी दी है। बिल्कुल ऐसा ही है। माइंस एंड मिनरल्स की अगर बात कर ली जाए ना, तो अभी आप थोड़ी देर में फुटेजेस भी देखेंगे स्क्रीन के ऊपर। एलामिया जो जारी किया गया वो ज़रा सा मैं बता दूं आपको। पंजाब बड़ा रिच है इन चीज़ों के हवाले से। एलामिया के मुताबिक बिल का मकसद जो है वो माइंस एंड मिनरल्स जो है उस सेक्टर के अंदर शफाफ और जदीद निज़ाम का क़याम है। अच्छा, एक चीज़ हम यहाँ पे बात कर लेते हैं कि मुल्की और गैर मुल्की सरमायाकारी के लिए साजगार माहौल जो है फराहम किया जाना चाहिए। अच्छा, इस साजगार माहौल के लिए क्यों ज़रूरत है? ज़रा सवाल तो ये पैदा होता है ना कि भाई साजगार माहौल क्यों? माइनिंग एक ऐसी चीज़ है जो या तो आप अपने मुल्क के अंदर माइन को एक्सट्रैक्ट करके चीज़ों को निकाल कर यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, लेकिन 90% होता क्या है कि आप माइनिंग करते हैं, एक्सट्रैक्शन करते हैं, उसके बाद आप उनको बाहर जो है वो एक्सपोर्ट करते हैं, और फिर बाहर जब आप बेचते हैं तो उसके मिलियंस और मिलियंस जो रेवेन्यू है वो जनरेट होता है। इस वजह से इसके अंदर शफाफियत होना ज़रूरी है, क्योंकि कुछ लोग हुकूमती जो प्रॉपर्टी है ना उसके अंदर स्मगलिंग भी शुरू कर देते हैं। हाँ, यहाँ पर इसकी ज़रूरत ज़्यादा अहमियत इख्तियार कर जाती है। जो हुकूमती एलामिया उसके मुताबिक नए कानून में लाइसेंसिंग, निगरानी, माइनिंग ऑपरेशंस के सख्त कवायद शामिल किए गए हैं, और न्यूक्लियर एनर्जी, तेल, गैस के ज़खायर इस कानून का हिस्सा नहीं होंगे। बिल के मतन में ये भी लिखा गया है कि एक्सप्लोरेशन, प्रोस्पेक्टिंग और माइनिंग टाइटल्स के लिए नया कैडस्टर सिस्टम मुतारिफ कराया जाएगा। गैर फाल माइनिंग टाइटल्स फौरी तौर पर मनसूख करने का इख्तियार भी शामिल किया और साथ साथ मैं आपको भी दाद देता हूँ कि आपने इंग्लिश में, उर्दू में लिखे इंग्लिश के इतने मुश्किल तरीन वर्ड्स को इतने ज़बरदस्त तरीके से आपने पढ़ा कि टंग ट्विस्टर्स होते हैं। ख़वातीन हज़रात, ये बता दूं मैं आपको कि ये बड़ा मुश्किल काम होता है कि सामने अगर कोई चीज़ इंग्लिश का बहुत हार्डकोर इंग्लिश का वर्ड लिखा हुआ उसको आपने उर्दू में पढ़ना हो ना, ये ट्रेनिंग वगैरह लिया आपने इसकी? नहीं, ये मुझे इस वजह से आसानी हो गई क्योंकि मैं न्यूज़ भी साथ में पढ़ रही होती हूँ ना, और मॉर्निंग शो से पहले मैं न्यूज़ जब पढ़ रही होती हूँ तो उसमें ऑलरेडी ये चीज़ ये सबसे अच्छी बात मुझे लगती है कि जब हम उठकर देखते हैं सबसे पहले सामने टीवी लगा होता है, तब भी अफशीन होती है, तो अफशीन जो है वो सुबह सवेरे सारी खबरों का खुलासा करके यहाँ बैठती है,
पढ़कर यहाँ पर बैठी होती कि हो क्या रहा है। और थोड़ा सा मुझे ये लगता है कि जहाँ कहीं ऐसा ट्रिकी या डिफिकल्ट वर्ड आ जाए क्या सिखाएं ना लड़कों को, आप जो है उसको अपने फ्लो में आप जा रहे होते हैं, लेकिन थोड़ी सी देर स्लो डाउन हो जाए, उसको थोड़ा सा वहीं पर उसको असेस कर लें कि वो क्या लिखा है और फिर आगे चलें। ऑफ द रिकॉर्ड तो ये आपको टीचिंग हो गई, लेकिन खबरों की तरफ दोबारा आ जाते हैं, उसी ट्रेन में दोबारा चढ़ जाते हैं और अमेरिका का रुख कर लेते हैं, क्योंकि अमेरिका इस वक्त हम देख रहे हैं कि यूनी पावर जो है वो बना हुआ है, लेकिन बायपोलर की तरफ जाने में बहुत टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि रूस भी एक तरफ उभर रहा है, चीन भी उभर रहा है। अब अमेरिका को ये ममालिक जो है वो कहीं ना कहीं टक्कर दे रहे हैं। अमेरिका ने 19 ममालिक के तारिकीन वतन की तमाम इमिग्रेशन दरख्वास्तें रोक दी हैं, इनमें ग्रीन कार्ड और अमरीकी शहरियत की दरख्वास्तें भी शामिल हैं। जिन ममालिक की इमिग्रेशन दरख्वास्तें रोकने का हुक्म दिया गया उनमें सर फहरिस्त अफ़गानिस्तान है, क्योंकि जिसको गिरफ्तार किया गया है उस मुलजिम का ताल्लुक़ अफ़गानिस्तान से निकला है। तो ईरान, उसके बाद लीबिया, म्यांमार, सोमालिया, सूडान, तुर्कमानिस्तान, यमन और दीगर शामिल हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक पाबंदी का तलाक इन ममालिक के शहरियों पर होता है जिनमें ट्रंप इंतजामिया ने जून में यूएस सिटीजनशिप एंड इमिग्रेशन सर्विसेज के स्टेटस हासिल करने पर रोका था। ये बहुत अच्छी बात लगी। मैंने अभी जितने ममालिक के नाम पढ़े उसमें शुक्र है पाकिस्तान का नाम नहीं निकला, वरना पहले पाकिस्तान को सबसे पहले टारगेट किया जाता था। लेकिन अब ये देखने में आया है कि अफगानिस्तान और दीगर और जगहों का तो जिक्र हुआ है, पाकिस्तान इसमें शुक्र है, क्योंकि पाकिस्तान का इमेज हमारे फील्ड मार्शल ने जो जंग हमने जीती है उसकी वजह से पाकिस्तान का इमेज इतना अच्छा हो गया है कि अब ट्रंप सिर्फ पाकिस्तान की तारीफें करता नजर आ रहा है, बल्कि अगर उसने किसी को अगर लेट डाउन किया है तो वो इंडिया को किया है या अब अफगानिस्तान को किया जा रहा है। ये तो हो गया एक सिक्के का एक रुख ना। सिक्के का दूसरा रुख ये है कि पाकिस्तान के ऊपर अब ऐसा कौन सा प्रेशर आने वाला है। पाकिस्तान पहले एक पोजीशन में था डू एंड डोंट की पोजीशन में, फिर पाकिस्तान आया नो मोर की पोजीशन में, सबसे पहले था डू मोर की पोजीशन में। पाकिस्तान ने हर सिचुएशन देखी है। अब ये देख रहे हैं कि ट्रंप ने इस वक्त बड़ी तारीफें की हैं, कोई ऐसा मुतालबा तो नहीं है जो पाकिस्तान के लिए बड़ा वजनी हो जाएगा। अब देखना ये है कि फील्ड मार्शल हो या फिर वजीर आजम हो, क्या इस पर स्टेप लेते हैं। इमिग्रेशन सर्विसेज की अगर बात करें तो उनको रोका गया स्टेशन हासिल करने से। जो स्टेटस है यूएस सिटीजनशिप एंड इमिग्रेशन सर्विसेज के मुताबिक इन ममालिक के शहरियों के तमाम केसेस की हतमी मंजूरी मुस्तरद करने के फैसले रोक दिए गए हैं। इनमें इन अफराद की भी दरख्वास्तें मौजूद हैं, शामिल हैं, जो कि अमरीकी शहरी बनने के बहुत करीब थे। तो उनके लिए बहुत बड़ा नुकसान है ये। तो ट्रंप इंतजामिया की जानिब से ये इक़दाम अफ़गान शहरी की नेशनल गार्ड पर फायरिंग के वाक़े के तनाजुर में उठाया गया। मतलब जो कुछ भी इन्होंने ये अपनी रिवाइज़ की है ना पॉलिसी, उसका मकसद ही यही था कि जो अफ़गान शहरी ने नेशनल गार्ड पर फायरिंग की है और एक को हलाक, एक को ज़ख्मी किया है, तो इस वाक़े के बाद से अमेरिका ने अपनी पॉलिसी स्ट्रिक्ट की है और ये ममालिक अब सर फहरिस्त हैं जिनके लिए मुश्किल हो जाएगी कुछ। बिल्कुल आगे बढ़ेंगे और वाइट हाउस पर जो फायरिंग हुई थी उस पर बात कर लेते हैं। एक नेशनल गार्ड को हलाक और दूसरे को शदीद ज़ख्मी करने वाले अफ़गान शहरी ने इल्ज़ामात मानने से इनकार कर दिया है। 29 साल के अफ़गान शहरी रहमानुल्लाह लखनवाल ने अस्पताल के बेड से वीडियो के ज़रिए पैगाम जारी किया और इल्ज़ामात को मुस्तरद करार दिया है। अच्छा, इस दौरान आपने अगर मुलजिम को देखा हो तो तकलीफ के बायस अपनी आंखें मुसलसल बंद किए हुए था। तो वाशिंगटन डीसी के जो मजिस्ट्रेट जज हैं रैंडी रेमंड, उन्होंने रहमानुल्लाह लखनवाल को हिरासत में रखने का हुक्म दिया और कहा कि ये बिल्कुल वाज़ेह है कि मुसल्लह मुलजिम 3000 मील का सफ़र तय करके एक ख़ास मकसद के लिए आया। इस्तग़ासा ने इल्ज़ाम लगाया कि मुलजिम ने फायरिंग करते वक्त अल्लाहु अकबर का नारा भी लगाया। अच्छा, जहाँ पर भी आपने देखा अमेरिका में इस तरह के वाक़यात हुए, उन्होंने इस्लाम को बदनाम करने के लिए ये चीज़ ज़रूर देखने में आई कि अल्लाहु अकबर का नारा लगाते ही फिर वो चाहे वो खुदकुश हमला हो, चाहे वो किसी के ऊपर फायरिंग हो, तो ये अगर कोई खुदकुश हमला या इस तरह की फायरिंग कर रहा है अल्लाहु अकबर का नाम लेकर, यकीनन ये मुल्क दुश्मन अनासिर होते हैं या दहशतगर्द अज़ाइम लिए हुए होते हैं जो कि इस्लाम को बदनाम करने की कोशिश करते हैं। और यूँ अल्लाहु अकबर का जैसे ही नारा लगता है तो लोग समझते हैं हाँ ये तो मुसलमान होगा, तो बस फिर एकदम सब लोग इस्लाम से इस्लामोफोबिया शुरू हो जाता है, ये सब चीज़ें शुरू हो जाती हैं। जबकि इस्लाम में कहीं नहीं लिखा है कि आप किसी की जान लो या फिर अपनी जान आप गंवाओ या फिर इस तरह की कोई भी दहशतगर्दाना ज़ाइम रखते हुए जो भी ये काम कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है इस्लाम। जबकि ताजिक सिक्योरिटी की बात करें तो हुक्काम ने तस्दीक कर दी है कि अफगान सरहद की हिफाजत और मुश्तरका गश्त से मुताल्लिक रूस के साथ मुज़ाकरात जारी हैं, जबकि बातचीत में सरहदी निगरानी के लिए भी मुख्तलिफ ऑपरेशन ज़ेर गौर लाए जा रहे हैं। जबकि रिपोर्ट सामने आ चुकी है जिसके मुताबिक ये बताया गया कि गुज़िश्ता हफ्ते
अफगानिस्तान से आए दहशतगर्दों के ड्रोन हमले में 5 चीनी शहरी हलाक हुए हैं जबकि 5 जख्मी हुए थे, जिसके बाद ताजिकिस्तान ने सरहदी सिक्योरिटी पर जो है मजीद फोर्सेस को मामूर कर दिया है और ये फैसला जो है वो किया गया है इसी तनाजुर में। बिल्कुल 1300 किलोमीटर तवील अफगान ताजिक सरहद पर रूसी फौज की तैनाती का इम्कान भी ज़ेर गौर है, जबकि सरहदी इलाकों में हेलीकॉप्टर गश्त शुरू करने का ऑप्शन भी ज़ेर गौर रखा है और सरहदी सिक्योरिटी के हवाले से हतमी फैसला चंद दिनों में मुतवक्का है। तो हम ताजिकिस्तान की भी बात अगर करें तो वहाँ पर भी अफगानिस्तान को लेकर बहुत खदशात मौजूद हैं, वहाँ पर भी दहशतगर्दी शुरू हो गई, यानी ताजिकिस्तान एक तरह से चीन को भी छेड़ा जा रहा है एक तरफ, और एक तरफ पाकिस्तान को भी में भी दहशतगर्दी के ताने बाने अफगानिस्तान से मिलते हैं, तो दूसरी तरफ हम देखेंगे अमेरिका में भी अफगानिस्तान ने, तो हर जगह ये जो अफगान एलिमेंट है ना, ये इस वक्त दहशत की अलामत समझा जा रहा है। बिल्कुल ऐसे ही कुछ बात कर लेते हैं मौसम के हवाले से, तूफ़ान के हवाले से। अमेरिका के अंदर तूफ़ान पहले भी बरपा हुए थे, फिर दोबारा हमने देखा बरपा हुए, मौसम काफ़ी तब्दील हो गया, क्लाइमेट चेंज तो आ रहा है। ग्लोबल वार्मिंग के थ्रू हम देख रहे हैं कि अमेरिका में एक हफ्ते के दौरान मौसम सरमा का ये तीसरा तूफ़ान बताया जा रहा है। सर्द हवाएँ हैं, बारिशें हैं, बर्फ़बारी है, जिसमें जो स्टेट शामिल है ना, वो काफ़ी सारे स्टेट शामिल हैं। पेंसिल्वेनिया है, मिशिगन है, अलास्का है और कई रियासतें मुतासर हो चुकी हैं इसमें। अच्छा, ये जो रियासतें हैं यहाँ निज़ाम ज़िंदगी तो मफलूज हो गया है, क्योंकि कई इंच बर्फ़ पड़ने से शहरी घरों में महसूर है। न्यूयॉर्क के मुकामात पर तकरीबन 3 इंच बर्फ़ पड़ चुकी है। हवाई अड्डे में जो तैयारे हैं वो भी बर्फ़ से ढक गए हैं और मौसम के बायस फ़्लाइट ऑपरेशन भी मुतासर है। और फिसलन से रियासत इंडियाना की शाहरा पर 40 से ज़ायद गाड़ियाँ आपस में टकरा गईं, जिसके बाद हुकाम ने आवाम को गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज की हिदायत की है और अमरीकी महकमा मौसमियात ने मज़ीद बारिश और बर्फ़बारी की भी पेशगोई की है। तो दूसरी जानिब बरतानिया में आइंदा हफ्ते शदीद बर्फ़बारी की वार्निंग जारी की गई है। 9 और 10 दिसंबर को इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के मुख्तलिफ इलाकों में दर्जा हरारत -2 डिग्री गिरने और मज़ीद बर्फ़बारी का भी इम्कान बताया गया है। तो यहाँ पर 40 गाड़ियाँ एक साथ टकरा गई, मतलब इतना शदीद धुंध होगी कि और कितना नुकसान होगा, पता नहीं कितने। बिल्कुल ऐसा ही, और ये पूरी दुनिया में हो रहा है। ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, मुख्तलिफ नौइयत के तूफ़ान आ रहे हैं और जो तबाही मचा रहे हैं, और फिर ह्यूमन जो बेस स्ट्रक्चर है ना, वो कहीं नहीं टिक पा रहा है। कुछ बात करते हैं, खेलों के मैदान की तरफ जाते हैं, कुछ खेल कूद की बातें भी हो जाएं। और खेलों में जब हम बात करते हैं, सबसे ज़्यादा एक ऐसा इवेंट है जो सबके दिमाग में आता है, PSL। तो PSL 11 की ज़रा बात कर लेते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने PSL 11 को कामयाब बनाने के लिए इंग्लैंड में रोड शो कराने का फैसला किया है। बिल्कुल, चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने कहा है कि ये जो रोड शो होगा लंदन के तारीखी ग्राउंड लॉर्ड्स में, तो यहाँ रोड शो पाकिस्तान क्रिकेट की आलमी शनाख्त का सबूत है। लंदन का रोड शो पाकिस्तान सुपर लीग की बैनुल-अक़वामी अपील को मज़ीद फ़रोग़ देगा। और CEO PSL सलमान नसीर जो हैं वो उन्होंने कहा है कि 2 नई टीमों के इजाफे से सरमायाकारों के लिए बड़े मौक़े पैदा होंगे। PSL रोड शो में फ्रेंचाइज मालिकान शायकीन की बड़ी तादाद शरीक होगी। तो ये जो सुपर फैंस हैं उनको खुसूसी इवेंट में शिरकत का मौका दिया जाएगा। टिकट हासिल करने के लिए चंद तफसीलात भी जारी की जाएंगी। चले भाई, तफसीलात जारी हो जाएंगी, उसके बाद आप टिकट खरीद सकते हैं और जा सकते हैं इंग्लैंड के अंदर, और फिर वहाँ पर जाकर ये रोड शो जो एक मैच हो रहा है उसको भी देख सकते हैं। और जो पाकिस्तानी ओवरसीज़ वहाँ पर हैं पहले से, वो तो पहली फुर्सत में जाएँ। और मौसम की जैसे मैंने बात की थी पिछली से पिछली खबर में, मौसम जब हम बताते हैं, महकमा मौसमियात हमारे साथ होते हैं, क्या ऊपर बादल हैं या नहीं है, क्या मौसम खुश्क है, क्या मौसम तर रहेगा, इन तमाम सूरत हाल को आपके सामने रखते हैं। बलूचिस्तान के बेशतर डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर मौसम सर्द भी है, खुश रहने की तवक्को भी है, जबकि शिमाली जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहाँ पर रात और सुबह के औकात के अंदर मौसम शदीद सर्द है। बिल्कुल इसी तरह महकमा मौसमियात के मुताबिक कोयटा में दर्जा हरारत -5 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया गया, जबकि क़लात में दर्जा हरारत -7 डिग्री गिर गया। और खैबर पख्तूनख्वा बलूचिस्तान सिंध के बेशतर अजला में मौसम सर्द और खुश्क है, और पंजाब में भी मौसम सर्द और खुश्क रहने की पेशगोई की गई है। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, कुछ चीज़ें जो हैं वो मौसम के हवाले से मैं आपको ये भी बता दूं कि मौसम हम ये देखते हैं कि जिस तरह से मौसम तब्दील होता है ना, उसके साथ साथ हम ये देखते हैं कि कपड़ों के भी, हमारे पहनावे भी तब्दील होते हैं, जिसे हम कहते हैं मलबूसात की तब्दीली। तो ख़ास ख्याल ये रखा जाता है, मैंने पूरी स्टडी की इसके ऊपर, कि जिन जिन इलाक़ों के अंदर सर्दियाँ बहुत एक्सट्रीम पर होती हैं, वहाँ के अल्लाह ताला ने जानवरों के ऊपर भी ना खुद साख्ता तौर पर एक बालों का पूरा एक जाल बिछाया है, फर होते हैं जिनसे उनको सर्दी नहीं लगती। इसी तरह जो गर्म इलाकों के जानवर होते हैं, उनकी अगर आप स्किन देखें, उस पर कोई बाल नहीं होता,
तो ये समझें आप एक तरह से कुदरत का एक निज़ाम है हाँ। जो इंसान को सिखाया गया है कि आप जिस मौसम में रहते हैं तो उस मौसम के अंदर आपने अपने मलबूसात की भी हिफाजत करनी है, उस हिसाब से चेंज करना है। कितनी हैरत की बात है वाकई आपने ये जो बात की है। तो फर वाले जो जानवर होते हैं जो सर्द इलाकों में पाए जाते हैं, अल्लाह ताला ने कुदरती तौर पर उनको वो फर दिया हुआ होता है, वरना सर्दी से कोई भी नहीं बच पाए। तो बाकी अगर हम लाइफस्टाइल और हेल्थ की बात करें तो बच्चों की सेहत और उनकी नशोनुमा वालिदैन के लिए हमेशा सबसे बड़ी फिक्र होती है। छोटे बच्चों में मामूली सी तब्दीली भी हो जाए ना तो वालिदैन के लिए एकदम तशवीश का बायस बन सकती है। और सबसे आम और परेशान कुन मसला तेज़ बुखार का है। अक्सर ये जो बुखार होता है वो मामूली बीमारियों की अलामत होता है, लेकिन बाज़ औक़ात ये बच्चों में गैर मुतवक्किल जिस्मानी रद्द-ए-अमल का भी सबब बन सकता है। बिल्कुल, जब बच्चों की बात हो रही है तो पीडियाट्रिक डॉक्टर्स जो हैं वो बड़े इस वक्त एक्टिव होते हैं। अच्छा, बच्चों के लिए जैसे बताया ना आपने स्टार्टिंग में, इसमें ज़रा अलामात भी बताते हैं, जैसे दौरे पड़ना या फिट्स आना। हाँ, फिट्स कहे जाते हैं, ये फिट्स होते हैं। वालिदैन तो बहुत परेशान हो जाते होंगे ऐसी सूरत हाल में। तो जो तिब्बी इस्तिलाह में इसे फीवरल कन्फेशंस कहा जाता है और ये ज़्यादातर 6 माह से 5 साल की उम्र के बच्चों में देखे जाते हैं। तो बुखार के दौरान दौरे अचानक शुरू हो सकते हैं और चंद सेकंड से चंद मिनट तक ये रह सकते हैं। तो वालिदैन को चाहिए कि ऐसे हालत में बच्चों को महफूज जगह पर रखें। दौरे के दौरान मुंह में कुछ न डालें और बच्चों के सर पर ठंडे पानी के पट्टियाँ रखकर बुखार को कम करने की कोशिश करें। हमें याद है हमारी अम्मियों ने बचपन में हमारे सर पे जो ठंडी पट्टियाँ रखी हैं तो वो हमेशा एक ममता का एहसास देते हैं कि वो पूरी रात जागकर हमारे साथ वो जागती थी और हमें जब तक ये तेज़ बुखार हमारा ख़त्म नहीं हो जाता था वो ठंडी पट्टियाँ रखकर हमें सही हालत में ले आती थी, लेकिन खुद अपनी नींद कुर्बान करते अच्छा, आपको पता है सर पे ठंडी पट्टियां रखने का रिवाज क्यों है? ये भी मैं बताऊंगा आपको, लेकिन पहले इसको कंप्लीट कर लेते हैं कि जब सर पर ठंडी पट्टियां जो रखते हैं तो उससे बुखार को कम करने की कोशिश की जाती है और अगर तब भी कुछ ना हो तो फौरी तौर पर डॉक्टर से रब्ता करें। अच्छा, ठंडी पट्टियां रखते क्यों हैं, सर पे ही क्यों रखते हैं? सर के अंदर होता है दिमाग और दिमाग आपका मदरबोर्ड का काम करता है। दिमाग में सारे जो कनेक्शंस होते हैं ना, आपके इलेक्ट्रिक कनेक्शंस, वो सारे दिमाग को जो करंट है पूरे जिस्म में जा रहा होता है। अगर वो मदरबोर्ड उड़ जाए तो फिर बॉडी कोलैप्स हो सकती है। तो सबसे पहले कहा जाता है कि अगर जिस्म गर्म हो रहा है तो सर को बचाएं आप। सर जितना ठंडा होगा उतने ठंडे सिग्नल्स आपके पूरे दिमाग से जाएंगे पूरी बॉडी में। इसलिए सर को महफूज रखना बहुत ज़रूरी होता है छोटे बच्चों का। आपने देखा होगा छोटे बच्चे सर पे कभी टोपा पहने होते हैं, कभी कैप पहने होते हैं, कभी ढका हुआ होता है सर, वो यही वजह होती है। तो ये वाकई बहुत बड़ी वजह है क्योंकि आप बुखार को मामूली ना समझें। अगर दिमाग की हालत इस तरह की कुछ हो गई तो वो आइंदा चल के बच्चे के लिए पूरी ज़िंदगी पर इफ़ेक्ट करेगी। तो इसीलिए ठंडी पट्टियाँ रखने का एक ये अफादियत हमने आपको बताई है। और अब हम कहाँ जा रहे हैं बिलाल? टूरिज़म का हमारा पैकेज आ गया है। अब आज हमें आप कौन सी जगह एक्सप्लोर करवाने जा रहे हैं? आज हम आपको जहाँ पर लेकर जा रहे हैं उससे पहले मैं आपको ज़रा एक बात बता दूँ। बड़ी मौद्दिबाना गुजारिश है तमाम सूबों की जो इस वक्त मिनिस्ट्रीज़ हैं, टूरिज़म मिनिस्ट्रीज़, उनसे भी और जो फेडरल टूरिज़म मिनिस्ट्री है उससे भी, ये स्पेशली पूरे पाकिस्तान को इकट्ठा करके जगह जगह से जो है वो रिपोर्ट्स बनाकर हमारी टीम ये पूरी दुनिया में दिखाती है, पूरे पाकिस्तान की जो व्यूअरशिप है हमारी उनको दिखाती है ताकि आपके टूरिज़म के अंदर इजाफा हो सके। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि ये जो रोज़ाना हम पूरे एक जगह पर जाते हैं उसकी पूरी डिटेल्ड तारीख हम बताते हैं। तो अगर आपको ये पसंद आती है और टूरिज़म मिनिस्ट्री को इससे हेल्प आउट हो रहा है तो हमसे भी रब्ता कर सकते हैं, कनेक्शन भी बना सकते हैं ताकि हम आप तक लोगों को पहुंचाएं। हमारे पास जो ट्रैफिक है वो आप तक जाना चाहिए और आप उन लोगों को विजिट कराएं, पाकिस्तान का असल इमेज दिखाएं कि क्या है बेसिकली। बिल्कुल। और तो आज मैं आपको कहाँ लेके जा रहा हूँ बता दूं मैं आपको? हाँ बिल्कुल, आप मुझे बताएं। आज मैं आज़ाद और जम्मू कश्मीर का जो दारुल हुकूमत है ना वहाँ पर लेकर जा रहा हूँ, मुजफ्फराबाद। और यहाँ पर है दरियाए झेलम और नीलम के संगम के किनारे ये पूरा एक जो शहर है ना वो वाक़ है। बड़ा खूबसूरत शहर है, बड़े मीठे लोग हैं, पहाड़ी ज़बानें हैं यहाँ पर। आइए जी एक डॉक्यूमेंट्री पर नजर डालते हैं। मुजफ्फराबाद आजाद जम्मू कश्मीर का दारुल हुकूमत दरियाए जहलुम और नीलम के संगम के किनारे वाक़ है। ये शहर बुलंदोबाला पहाड़ों के दामन में बसा है और अपनी फितरी खूबसूरती, तारीखी अहमियत और तिजारती मरकजियत की वजह से सदियों से नुमाया रहा। मुजफ्फराबाद की बुलंदी तकरीबन 2400 फुट है और इसका रकबा 1642 मुरब्बा किलोमीटर पर मुहित है, जबकि इस्लामाबाद और रावलपिंडी से ये शहर 138 किलोमीटर और एबटाबाद से 76 किलोमीटर के फासले पर वाक़ है। मुजफ्फराबाद
अबाद की बुनियाद 1646 में सुल्तान मुजफ्फर खान ने रखी और शहर का नाम उन्हीं के नाम पर रखा गया। सुल्तान मुजफ्फर खान ने शहर में मोहल्ले आबाद किए, मस्जिदें तामीर करवाई और मुख्तलिफ पेशों और कौमियतों के लोगों को यहाँ बसाया, जिससे मुजफ्फराबाद ने एक जीती जागती माशरती और तिजारती जिंदगी की बुनियाद रखी। शहर की तारीखी अहमियत की बदौलत ये सदियों तक कश्मीर का गेट पे और बैनुल अक़वामी गुज़रगाह रहा, जहाँ से काफिले और लश्कर कश्मीर में दाखिल होते थे। मुजफ्फराबाद में रूहानियत और फन तामीर की झलक हर गोशे में नुमाया है। शहर के मशहूर मज़ारात में साईं सहेली सरकार, सैयद इनायत बादशाह, सैयद हुसैन शाह और पीर शनासी शामिल हैं। मसाजिद की फनकारी भी अपनी मिसाल आप है, जैसे जामे मस्जिद सुल्तानी, जामे मस्जिद हमाम वाली और जामे मस्जिद बाजार वाली, जो न सिर्फ इबादत के लिए अहम है बल्कि तारीखी और सकाफती अहमियत भी रखती है। ये शहर सयाहत के लिए भी दिलकश है। पीर चनासी, शरी कोट, मुखड़ा चोटी, धनी आबशार, चकार जलजला, झील पुराना, 2 मील पुल और पुराना नीलम पुल जैसे मुकामात हर साल हजारों सयाहों को अपनी तरफ खींचते हैं। मुजफ्फराबाद अपनी शानदार आबो हवा, सरसब्ज वादियाँ और कुदरती हुस्न की बदौलत फितरत से मोहब्बत करने वालों का पसंदीदा शहर है। यहाँ क्रिकेट और फुटबॉल के लिए जदीद स्टेडियम भी मौजूद हैं और चूंकि ये कश्मीर का दारुल हुकूमत है, इसलिए कानून साज असम्बली, ऐवान सदर, ऐवान वजीर आजम, आजाद कश्मीर रेडियो और टेलीविजन स्टेशन, स्टेट बैंक, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और दीगर अहम दफातर भी शहर में वाक़ हैं। मुजफ्फराबाद में कई जबानें बोली जाती हैं जो इस शहर के मतनू सकाफत की अक्कासी करती हैं। मुकामी लोगों की रोजमर्रा गुफ्तगू में पहाड़ीपन को सबसे ज्यादा इस्तेमाल होती है, जबकि गोजरी, कश्मीरी और बल्ती भी मुकामी बरादरियों में बोली जाती है। उर्दू सरकारी और तालीमी जबान के तौर पर अहमियत रखती है, जबकि पंजाबी, पश्तो भी छोटे ग्रुपों में बोली जाती है। ये कसीर लिसानी माहौल मुजफ्फराबाद की सकाफती वुसअत और तारीखी गहराई को जाहिर करता है। मुजफ्फराबाद न सिर्फ एक तारीखी और तिजारती शहर है, बल्कि ये कुदरत, सकाफत, रूहानियत और फन तामीर का हसीन इम्तिजाज भी पेश करता है। हर गोशा, हर वादी, हर पुल और हर मज़ारात की गली यहाँ की कहानी सुनाती है और हर देखने वाली आंख को अपने शहर में जकड़ लेती है। ये शहर हमें याद दिलाता है कि तारीख, फितरत और इंसानी सकाफत का हसीन इम्तिजाज किस तरह एक जिंदा और जीती जागती शनाख्त पैदा करता है।